ऑक्सीडेशन के बारे में और बीटा ऑक्सीडेशन के पेरोक्सीजोमल बीटा ऑक्सीडेशन और माइटोकॉन्ड्रियल बीटा ऑक्सीडेशन को डिफरेंशिएट करने वाले हैं एक्चुअली। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड और कार्निटीन सटर सिस्टम के बारे में चर्चा की थी, जिसे आप लोग ऑलरेडी देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो आप लोग देख लेंगे, जिससे आपको ये वीडियो जो है वो बेटर ढंग से समझ में आएगा। यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएट करने वाले हैं पेरोक्सीजोमल बीटा ऑक्सीडेशन और माइटोकॉन्ड्रियल बीटा ऑक्सीडेशन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी आपको बताया था कि जो आपका बीटा ऑक्सीडेशन इन एनिमल्स होता है, बेसिकली वो बीटा ऑक्सीडेशन प्राइमरली इन माइटोकॉन्ड्रिया होता है। हमने आपको कहा भी था कि नॉट ऑलवेज, प्राइमरली इन माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि बीटा ऑक्सीडेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा पेरोक्सीजोम में भी होता है। ठीक है, तो एनिमल्स में देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द बीटा ऑक्सीडेशन होता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया में, ज्यादातर बीटा ऑक्सीडेशन। लेकिन आपको अगर फंजाई और प्लांट्स की बात की जाए तो वहां पे जो बीटा ऑक्सीडेशन होता है वो आपको पेरोक्सीजोम में। तो यहां पे हम लोग डिफरेंशिएट करने वाले हैं कि क्या फर्क होता है दोनों के बीच, क्या डिफरेंस होते हैं पेरोक्सीजोमल बीटा ऑक्सीडेशन और माइटोकॉन्ड्रियल बीटा ऑक्सीडेशन के बीच। तो हमने आपको बताया कि एनिमल्स में जो आपको माइटोकॉन्ड्रियल बीटा ऑक्सीडेशन होता है वो एनिमल्स में होता है, जबकि पेरोक्सीजोमल बीटा ऑक्सीडेशन जो होता है वो आपको प्लांट्स और फंजाई में होता है। तो यहां पे हम लोग अगर डिफरेंशिएट करें दोनों को तो इट्स अ माइटोकॉन्ड्रियल बीटा ऑक्सीडेशन, ओके, इट्स अ पेरोक्सीजोमल बीटा ऑक्सीडेशन। माइटोकॉन्ड्रियल बीटा ऑक्सीडेशन एंड पेरोक्सीजोमल बीटा, दोनों को हम लोग डिफरेंशिएट यहां पे करें तो जो हमने आपको कहा कि जो माइटोकॉन्ड्रियल बीटा ऑक्सीडेशन होता है वो होता है आपको एनिमल्स में, जबकि आपको पेरोक्सीजोमल बीटा ऑक्सीडेशन जो होता है वो आपको होता है फंजाई एंड प्लांट्स। ओके, हमने आपको कहा ये जो माइटोकॉन्ड्रियल और माइटोकॉन्ड्रियल बीटा ऑक्सीडेशन और पेरोक्सीजोमल बीटा ऑक्सीडेशन होता है ये सिमिलर होता है बट आइडेंटिकल नहीं होता है। आप इस लाइन को याद रखेंगे कि ये जो पेरोक्सीजोमल, यहां पे हम लोग आपको एक नोट डाल सकते हैं, या आप यहां पे नोट पे लिख सकते हैं कि पेरोक्सीजोमल बीटा ऑक्सीडेशन, कभी कभी आपको जो CSIR का एग्जाम होता है उसमें जो 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं उसमें ऐसे इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं जिसमें आपको बताना होता है मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है। तो वहां पे कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या फर्क होता है, लेकिन लाइन आप सीधा सीधा याद रखेंगे कि ये सिमिलर होते हैं, आइडेंटिकल नहीं होते। तो आप इस लाइन को याद रखेंगे कि पेरोक्सीजोमल बीटा ऑक्सीडेशन इज सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल टू माइटोकॉन्ड्रियल बीटा ऑक्सीडेशन। So peroxisomal beta oxidation is similar but not identical to mitochondrial beta oxidation. Okay? So तो हमने आपको बताया कि ये सिमिलर होता है बट आइडेंटिकल नहीं होता है। आपका माइटोकॉन्ड्रियल बीटा ऑक्सीडेशन जो होता है वो एनिमल्स में होता है, पेरोक्सीजोमल बीटा ऑक्सीडेशन जो होता है वो मोस्टली फंजाई एंड प्लांट्स में होता है। एंजाइम्स की बात करें कि कैसे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, ओके, तो एंजाइम्स इनमें जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। एंजाइम्स जो दोनों में होते हैं वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, लेकिन केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो एंजाइम्स के प्रेजेंस में जो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन है वो सिमिलर होता है। दोनों में जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। दोनों में जो एंजाइम होते हैं वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो डिग्रेडेशन के दौरान जो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो सिमिलर होता है दोनों में, आपको माइटोकॉन्ड्रियल बीटा ऑक्सीडेशन और पेरोक्सीजोमल बीटा ऑक्सीडेशन। ओके,
तो तीसरा बात यहाँ पे ये आता है कि आप में इसमें जो बीटा ऑक्सीडेशन में जो डिग्रेडेशन होता है आपका वो कैसा होता है। तो माइटोकॉन्ड्रियल बीटा ऑक्सीडेशन की अगर डिग्रेडेशन की बात की जाए तो इसमें कंप्लीट डिग्रेडेशन होता है। आपको इसमें जो डिग्रेडेशन होता है वो कंप्लीट डिग्रेडेशन होता है, कंप्लीट डिग्रेडेशन ऑफ फैटी एसिड। बट इसमें जो डिग्रेडेशन होता है वो कंप्लीट नहीं होता है, इसमें शॉर्टनिंग ऑफ फैटी एसिड चेन। यहां पे कंप्लीट डिग्रेडेशन नहीं होता है, यहां पे फैटी एसिड चेन की शॉर्टनिंग की जाती है। यही कारण है कि जो 20 कार्बन से ज्यादा वाले जो फैटी एसिड चेन है, तो यहां पे आप लिख सकते हैं, यही कारण है कि जो फैटी एसिड जिसमें 20 कार्बन से ज्यादा, जिसमें कार्बन नंबर जो होता है अगर 20 से ज्यादा हो तो उनका पहला जो डिग्रेडेशन पेरोक्सीजोमल होता है और शॉर्टनिंग के बाद कंप्लीट डिग्रेडेशन आपको माइटोकॉन्ड्रियल होता है। तो फैटी एसिड दैट कंटेन मोर देन 20 कार्बन यूनिट firstly shortened in peroxisome, then finally degraded in mitochondria। तो यहां पे जो वैसे कार्बन होते हैं, जो वैसे फैटी एसिड जिनमें कार्बन नंबर 20 से ज्यादा होता है, उनकी शॉर्टनिंग पहले पेरोक्सीजोम में होती है और उसके बाद उनका जो फाइनल डिग्रेडेशन होता है, कंप्लीट डिग्रेडेशन होता है, वो आपको माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लेकिन अगर जिसमें माइटोकॉन्ड्रियल डिग्रेडेशन कंप्लीटली माइटोकॉन्ड्रियल बीटा ऑक्सीडेशन होता है, उसमें दोनों की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑलरेडी माइटोकॉन्ड्रिया में ही हो जाता है। ओके, तीसरी बात जो होती है यहां पे वो आती है आपके FADH2 के फेट के बारे में। FADH2 जो जनरेट होता है जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में, फैटी एसिड में हम बीटा ऑक्सीडेशन में हमने आपको डिस्कस किया था कि आपका दो NADH भी जनरेट होता है और आपका FADH2 भी जनरेट होता है। बीटा ऑक्सीडेशन अगर आप वीडियो ट्यूटोरियल हमारा देखे होंगे, कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन, उसमें हम लोगों ने चर्चा की थी कि 4 रिपीटेड स्टेज होते हैं जिसमें 2 ऑक्सीडेशन होता है, एक हाइड्रोलाइसिस होता है और एक थायोलाइसिस होता है। तो दोनों ऑक्सीडेशन में, एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस में FADH2 जनरेट होता है और दूसरे ऑक्सीडेशन प्रोसेस में आपका NADH जनरेट होता है। तो दोनों का फेट क्या होता है, दोनों कहां पे यूटिलाइज होते हैं, ये देखना है। तो यहां पे जो FADH2 जनरेट होता है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है, पहली बात, पेरोक्सीजोम में। लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल जो FADH2 जनरेट होते हैं वो FADH2 और NADH दोनों आपको जो है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि आपका जो FADH2 एंड NADH आर ऑक्सीडेटिवली phosphorylate to produce to generate ATP। बट अगर पेरोक्सीजोमल बीटा ऑक्सीडेशन की हम लोग बात करें तो यहां पे ये FADH2 का फेट अलग होता है जबकि NADH का फेट अलग होता है। लेकिन सिंपल सी बात ये है कि दोनों में से कोई जो है इन पेरोक्सीजोम दोनों में से कोई जो है इन पेरोक्सीजोम आपको बीटा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ओके, तो बात आती है कि दोनों कहां जाते हैं, क्या फिट होता है दोनों। तो दोनों की अगर बात करें तो आपका जो ये FADH2 है, आप यहां पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन फ्रॉम FADH2 ओके transferred
to O2 to form H2O2। यानी कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन FADH2 के ऑक्सीडेशन में जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है वो सीधे ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिससे H2O2 प्रोड्यूस होता है। और ये जो रिएक्शन है वो कैटालाइज किया जाता है एक एंजाइम्स के द्वारा। रिएक्शन कैटालाइज बाय फ्लेवोप्रोटीन एसाइल कोएंजाइम ऑक्सीडेज। फ्लेवोप्रोटीन एसाइल कोएंजाइम ए ऑक्सीडेज के प्रेजेंस में। तो ये जो FADH2 के ऑक्सीडेशन के बाद जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, H2A2 फॉर्म होता है, वो जो रिएक्शन है वो कैटालाइज होता है फ्लेवोप्रोटीन। यहाँ पे हमने ऑलरेडी दिया हुआ है फ्लेवोप्रोटीन एसाइल कोएंजाइम में ऑक्सीडेज के प्रेजेंस में H2A2 का फॉर्मेशन होता है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ FADH2। बात आती है फिर NADH2 का क्या होता है। NADH2 क्या जाता है, तो NADH2 को हम लोग यहां पे लिख देते हैं कि यहां पे जो NADH जो जनरेट होता है इन पेरोक्सीजोम ड्यूरिंग द फैटी बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। तो ये NADH2 जो है उसका रीऑक्सीडेशन नहीं होता है पेरोक्सीजोम में। तो यहां पे हम लिख सकते हैं, यहां पे हम लोग लिख देते हैं इस चीज को कि यहां पे जो NADH does not reoxidized in NADH रीऑक्सीडाइज पेरोक्सीजोम में रीऑक्सीडाइज नहीं होता है। ये अल्टीमेटली चला जाता है फिर साइटोसोल में। साइटोसोल में जाने के बाद वहां से आप जो है इसको हम लोग यहां पे नोट कर देते हैं। इट्स तो इस NADH का रीऑक्सीडेशन पेरोक्सीजोम में नहीं होता है। ये अल्टीमेटली आपको साइटोसोल में चला जाता है और वहां से ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, जहां पे माइटोकॉन्ड्रिया में इसका यूज जो होता है वो आपको ATP के लिए हो जाता है। सीधी सी बात है कि FADH2 में यानी फैटी एसिड के बीटा ऑक्सीडेशन के दौरान इन पेरोक्सीजोम ATP जनरेट नहीं होता है, सिर्फ हीट जनरेट होता है। क्योंकि FADH में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, FADH2 से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है वो सीधे H2O2 को हो जाता है, जिससे H2O2 फॉर्मेशन होता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में ये इन्वॉल्व नहीं होता है, जिससे ATP का जनरेशन इन पेरोक्सीजोमल बीटा ऑक्सीडेशन नहीं होता है, सिर्फ हीट जनरेट होता है। तो सीधे तौर पे इन पेरोक्सीजोमल ATP जनरेट नहीं होता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में जो FADH2 है या NADH है, ये दोनों ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और आपको जो है वो ATP का जनरेशन होता है। तो यहाँ पे FADH2 के द्वारा जो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है वहां ATP जनरेशन नहीं होता है, सिर्फ हीट जनरेट होता है। तो ये बेसिक आपका जो ये मेन पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी कि जो डिफरेंशिएशन है, हमने आपका जो भी दोनों के बीच जो बेसिक डिफरेंस होता है, जो मेन डिफरेंस होता है, वो हमने आपको यहाँ पे बता दिया है कि आपका बेसिक डिफरेंस क्या होता है। ये लाइन आप लोग याद रखेंगे कि पेरोक्सीजोमल बीटा ऑक्सीडेशन इज सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल टू माइटोकॉन्ड्रियल बीटा ऑक्सीडेशन। यहाँ पे हमने आपको दोनों के बीच जो डिफरेंस होता है, मेन डिफरेंस होता है, वो हमने आपको बता दिया है। आप सभी पॉइंट जो है आप एकदम रिमाइंड करेंगे, याद रखेंगे, तो जो आपको CSIR या IC हमारे DBT किसी भी एग्जाम्स के लिए मोस्ट यूजफुल थिंग है। तो ये वीडियो जो है आप देखना ना भूलेंगे। अगर ये आप वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले भी हम लोगों ने एक वीडियो अपलोड किया, अगर उसको आप लोग देखें तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, जिसमें हम लोगों ने ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड पार्ट 1, जिसमें कार्निटीन शटल सिस्टम के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, और दूसरा जो वीडियो है वो कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ बीटा फैटी एसिड ऑक्सीडेशन है, उसको आप लोग देखेंगे। तो उसके बाद ये जो वीडियो है वो ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ भी काफी इजीली हम लोगों ने जहां तक हो सका इजीली हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया है, आप इसको देख सकते हैं। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इसको शेयर करें ताकि और लोगों को कोई फायदा हो, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि, और बेल आइकन को दबाएं ताकि जो है जो भी वीडियो हम इस तरह के आप लोगों के प्रिपरेशन के लिए अपलोड करें वो आप तक सबसे पहले पहुंचे।